हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों अब आप ही बताइए दोस्तों कि 50 क्वेश्चन आप जानते हैं कि देखेंगे कि नहीं, ठीक ना। क्योंकि दोस्तों आप खुद जानते हैं कि आप एकदम एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं कि नहीं, आप एक सीट पक्का करना चाहते हैं कि नहीं। तो एक सीट पक्का करना चाहते हैं दोस्तों तो वीडियो लास्ट तक देखिए, ठीक ना। लास्ट तक देखिए क्योंकि क्वेश्चन सभी ज़बरदस्त है। मैं आपको जोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, ठीक ना। लास्ट तक देखना है तो देखिए, वरना मत देखिए। क्योंकि दोस्तों आपको एक सीट पक्का करना है तो आप इधर उधर भटकेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, आप एक सीट पाने से रह गए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। वीडियो पर आए हैं तो एकदम अभी लाइक शेयर कीजिए और देखिए दोस्तों लास्ट तक देखिए, क्वेश्चन सभी ज़बरदस्त है। बस कम समय रह गया है, जितना प्रैक्टिस करना है कर लीजिए, वरना आपका भी कल्याण हो जाएगा। देख लेते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। पहला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सदन का सदस्य हुए बिना उसकी अध्यक्षता करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कौन उसका सदन का सदस्य हुए बिना भी दोस्तों उसकी अध्यक्षता करता है। भारत का उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष, राज्यपाल की उपयुक्त में से कोई नहीं है एक साथी। क्या हो जाएगा 51 का आंसर दोस्तों। पहला ही क्वेश्चन जबरदस्त है। क्या हो जाएगा 51 का, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों। भारत का उपराष्ट्रपति उसका राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है तभी भी इसकी अध्यक्षता करता है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, देख लेते हैं 52 नंबर। केवल क्वेश्चन देखना है, ज़्यादा कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देखना है। राज्यसभा के अधिकतर सदस्य चुने जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि राज्यसभा के अधिकतर सदस्य चुने जाते हैं कहाँ से, राज्यों की विधानसभाओं से, द्वारा कि स्थानीय संस्थाओं द्वारा, कि जनता द्वारा, कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, कि ऑप्शन ई में से कोई नहीं है एक साथी। 52 का क्या हो जाएगा आंसर, 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये राज्य की विधानसभाओं द्वारा दोस्तों राज्यसभा के अधिकतर सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 53 नंबर। 53 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है दोस्तों, तो किस संशोधन के द्वारा। 49 संशोधन के द्वारा, कि 42 हुआ, कि 43 हुआ, कि 44, की ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक साथी। ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आप खुद जान रहे होंगे कि आप क्वेश्चन ज़बरदस्त है कि नहीं। क्या हो जाएगा 53 का आंसर, तो 53 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों बी। ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ठीक ना। 53 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 54 कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। सब लोग जानते हैं दोस्तों कि दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था, लेकिन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था ये बहुत लोग कम जानते होंगे। ऑप्शन है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, की ऑप्शन यूपी में से कोई नहीं है ऐसे। क्या हो जाएगा 54 का आंसर, 54 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों कि राजीव गांधी के समय, ठीक ना, राजीव गांधी के समय हुआ था। 55 देख लेते हैं दोस्तों। 55 है कि संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है। अनुच्छेद 75(1), अनुच्छेद 75(2), अनुच्छेद 78(a), अनुच्छेद 78(b), की ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 55 का आंसर, तो 55 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कि अनुच्छेद 75(2) के द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है ना। अनुच्छेद 75(a) याद रख लीजिएगा, 75(2). 56 देख लेते हैं दोस्तों, एकदम 50 क्वेश्चन ज़बरदस्त है कि संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है अधिकतर कर्नाटक के संविधान से। मतलब जो राजस्व का बंटवारा किया जाता है दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच, तो ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ठीक ना, संविधान में कहाँ से जोड़ा गया है। ऑप्शन है दोस्तों कर्नाटक के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, कि भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार, कि स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुसार, की ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 56 का आंसर दोस्तों, तो 56 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ये भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा करने के लिए इसको जोड़ा गया था संविधान में। 57 देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का 79 यानी 79वां संशोधन अधिनियम 1999 संबंधित है। 99 किससे संबंधित है। ऑप्शन है दोस्तों केंद्र राज्य संबंधों से, राजनीतिक दलों की स्थापना से, भाषाओं से, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से, कि ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा दोस्तों 57 का आंसर,
तो 57 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है दोस्तों 79वां संविधान संशोधन 1999, ठीक ना, याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 58 देख लेते हैं दोस्तों। 58 नंबर है कि संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान का संतुलन चक्र किसे माना जाता है। व्यवस्थापिका को, मंत्रिपरिषद को, न्यायपालिका को, प्रेस को, कि ऑप्शन ई। 58 का क्या हो जाएगा आंसर। तो 58 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों कि न्यायपालिका को माना जाता है, ठीक है। संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है, यानी न्याय देकर संतुलन बनाता है, इस तरह याद रख सकते हैं। अगला देख लेते हैं दोस्तों 59 नंबर। 59 नंबर है कि निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के लिए कौन सही है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के लिए कौन दोस्तों सही है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है, कार्यपालिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा 59 का आंसर। तो 59 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ये कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है दोस्तों, ये अध्यक्षात्मक शासन का दोस्तों उद्देश्य होता है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 60 नंबर। 60 नंबर के संविधान के बिना राज्य नहीं रहेगा, बल्कि यह अराजकता का एक शासन होगा। यह कथन किसका है। इसका कथन है जेलिनेक का, ब्राइस का, स्ट्रांग का, डाइसी का, कि ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 60 का आंसर दोस्तों। तो 60 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ये है दोस्तों जेलिनेक का कथन है, ठीक ना। 61 देख लेते हैं दोस्तों। 61 है कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, ठीक है। यह कथन किसका है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, यह कथन किसका है। डी बसु का, एमवी पायली का, आइवर जेनिंग का, केसी हियर का, कि ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा 61 का आंसर। 61 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ये कथन है दोस्तों केसी हियर का है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 62 नंबर। 62 है कि भारत में द्वैध शासन को लागू किया गया था। तो भारत में द्वैध शासन को लागू कब किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, भारत सरकार अधिनियम 1961 में, कि ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 62 का आंसर। तो 62 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में दोस्तों द्वैध शासन, भारत में द्वैध शासन को लागू किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप ही खुद जानते होंगे कि क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि नहीं, ठीक ना। केवल इधर उधर के फालतू वीडियो देख सकते हैं तो देखना है तो देख सकते हैं, वरना यहाँ पर आप समय भी बर्बाद कर सकते हैं मेरे पास, ठीक ना। व्यापार नीति में शामिल है। समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं, मतलब समय को बचा सकते हैं, कहने का मतलब ये बर्बाद नहीं करेंगे। बर्बाद होने मैं नहीं दूंगा दोस्तों आपका समय, ठीक ना। देखते हैं दोस्तों कि व्यापार नीति में शामिल है निर्यात आयात नीति, की लाइसेंसी नीति, की विदेशी मुद्रा नीति, की भुगतान संतुलन नीति, की ऑप्शन ई। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 63 का आंसर। 63 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये आयात निर्यात नीति दोस्तों व्यापार नीति में शामिल है। 64 देख लेते हैं दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इनमें से किसे उत्प्रवाही द्रव माना जाता है। तो उत्प्रवाही द्रव किसे माना जाता है। FII को, कि FDI को, कि ADR को, कि GDR को, कि ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 64 का आंसर। तो 64 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों कि FII को दोस्तों उत्प्रवाही द्रव माना जाता है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 65 देख लेते हैं। 65 है कि इनमें से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र किसी दिए गए क्षेत्र की इकाई के लिए सबसे अधिक कार्बन का प्रच्छादन करेगा। परिपक्व उष्णकटिबंधीय वन, लवणीय भूमि, घास का मैदान, अनावृत मिट्टी, की ऑप्शन ई। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 65 का आंसर दोस्तों। तो 65 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों कि लवणीय भूमि। लवणीय भूमि हो जाएगा, ठीक ना। ये कार्बन का प्रच्छादन करेगा दोस्तों, कार्बन का ज़्यादा प्रच्छादन करता है लवणीय भूमि। 66 देख लेते हैं दोस्तों। इसका दोस्तों ऑप्शन आपको वीडियो रोक कर देखना होगा, क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना है। वस्तु विनिमय व्यवहार का क्या अर्थ है। वीडियो रोक कर ऑप्शन देख लीजिए। क्या हो जाएगा 66 का आंसर। तो 66 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों। ये वस्तु का विनिमय वस्तुओं के साथ किया जाता है दोस्तों, यही है दोस्तों वस्तु विनिमय, ठीक ना। कि वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं के साथ किया जाता है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 67 नंबर।
कि मुक्त व्यापार का अभिप्राय क्या है। मुक्त व्यापार किसे कहते हैं? एक देश से दूसरे देश का माल मुक्त संचालन, इसे कहते हैं कि माल का निःशुल्क संचालन, इसे कहते हैं कि माल और सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान, की निःशुल्क व्यापार की ऑप्शन ही क्या हो जाएगा 67 का आंसर। तो 67 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों कि माल और सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान, यही कहलाता है मुक्त व्यापार। ठीक ना। 68 देख लेते हैं दोस्तों। 68 है कि किसी मुद्रा करेंसी के अधिकीलन का अर्थ है मुद्रा के मूल्य को इस पर निर्धारित करना। तो किस पर निर्धारित करना इसका अर्थ है दोस्तों, स्थिर स्तर पर, निम्न स्तर पर, उच्चतर स्तर पर, इसको बाजार शक्तियों पर छोड़ देने पर, क्या ऑप्शन है 68 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों। तो 68 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी की उच्चतर स्तर पर। अगला देख लेते हैं दोस्तों 69 नंबर। 69 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बैंकिंग क्षेत्रों में सुधारों से समिति कौन है? एलसी गुप्ता समिति, नरसिम्हा समिति, चक्रवर्ती समिति, केलकर समिति के ऑप्शन ए। आसान क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा 69 का आंसर। 69 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि नरसिम्हा समिति। 70 नंबर देख लेते हैं। 70 नंबर है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1991 में, 1995 में, 1997 में, 1999 में, की ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा 70 का आंसर दोस्तों। तो 70 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि 1995 में हुई थी दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 71 नंबर। 71 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। तो अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास कि माल्थस को, रॉबिन्सन को, रिकार्डो को, एडम स्मिथ को, की ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा 71 का आंसर दोस्तों। तो 71 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, एडम स्मिथ को माना जाता है दोस्तों अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। ठीक ना। 72 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 72 है कि किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा था? रॉबिन्सन ने, जे.एस. मिल, एडम स्मिथ ने, किंज ने, की ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 72 का आंसर। 72 का ऑप्शन नंबर सी, ये भी सी हो जाएगा कि एडम स्मिथ ने ही कहा था। ठीक ना। तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है और इन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। 73 से देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ से साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्टार्ट हैं साइंस के कि प्रकाशीय तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बुनाई के लिए, वाद्य यंत्र के लिए, आँख की शल्य क्रिया के लिए, संचार सेवा के लिए, की ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 73 का आंसर दोस्तों। तो 73 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, संचार सेवा के लिए। संचार सेवा के लिए दोस्तों प्रकाशिक तंतु का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना। 74 देख लेते हैं दोस्तों। 74 है कि उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है जब प्रकाश। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब नहीं होता है? जब प्रकाश कांच से होकर पानी में जाता है, कि जब पानी से होकर कांच में जाता है, पानी से होकर वायु में जाता है, कांच से होकर वायु में जाता है, कि ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों 74 का आंसर। तो 74 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि जब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाता है दोस्तों तो आंतरिक परावर्तन नहीं होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है। ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 74 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 75 देख लेते हैं कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, किस रंग का दिखाई देता है? तो ये तो आसान क्वेश्चन है। श्वेत रंग का, गहरा नीला, हल्का नीला, काला, की ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 75 का आंसर। 75 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कि काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को? आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। 76 देख लेते हैं। 76 नंबर है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है। तो वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है दोस्तों? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश के परिक्षेपण के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, की ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 76 का आंसर दोस्तों। तो 76 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दोस्तों वायुमंडल में लालिमा छा जाती है। ठीक ना। अगला देख लेते हैं 77 नंबर कि लेंस किससे बनता है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पायरेक्स कांच से, फ्लिंट कांच से, साधारण कांच से, कोबाल्ट कांच से, की ऑप्शन ई। 77 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों। तो 77 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। फ्लिंट कांच से बनता है दोस्तों लेंस। ठीक ना। लेंस का जो कांच होता है। अगला देख लेते हैं दोस्तों
कि दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? दूरबीन का कि सिनेमा का कि परिदर्शी का कि कैमरा का कि ऑप्शन नहीं, क्या हो जाएगा दोस्तों? 78 का आंसर हो, तो 78 का ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। ये सिनेमा का, सिनेमा से संबंधित है दोस्तों कि दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत, इसके पीछे का सिद्धांत है। मरीचिका एक उदाहरण है, ये तो आसान क्वेश्चन है, बताइएगा, गलती मत करिएगा इसको, ठीक है। ये मरीचिका किसका उदाहरण है? केवल प्रकाश के अपवर्तन का, केवल प्रकाश, अगला ऑप्शन है कि केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, कि केवल प्रकाश के परिक्षेपण का, कि ऑप्शन ई। 79 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो 79 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों। ये प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का दोस्तों एग्जाम्पल है मरीचिका, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? अपवर्तन भी होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी शामिल होता है, याद रख लीजिएगा, ठीक ना, दोनों शामिल होता है इसमें। अगला देख लेते हैं दोस्तों 80 नंबर, कि पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है। सीमेंट का सामर्थ्य बढ़ाने में, सीमेंट के शीघ्र जमने में, सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में, सीमेंट की लागत कम करने में, कि ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 80 का आंसर दोस्तों? तो 80 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, कि सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में दोस्तों पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है, ठीक ना। ये जल्दी से जमने से रोकने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, कि फ्लाइड एश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा उत्पन्न होता है दोस्तों? फ्लाई एश। उर्वरक संयंत्र के द्वारा, सीमेंट उद्योग के द्वारा, थर्मल पावर प्लांट संयंत्र के द्वारा, आटा मिल के द्वारा, कि ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 81 का आंसर? तो 81 का ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा, कि सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग के द्वारा, ठीक ना, वातावरणीय प्रदूषक है। सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये तो बताइए दोस्तों क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? एक क्षारकीय है कि द्विक्षारकीय है कि त्रिक्षारकीय है कि चतुक्षारकीय है, कि ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्या हो जाएगा 82 का आंसर दोस्तों? तो 82 का ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा दोस्तों, द्विक्षारकीय। क्यों दोस्तों? देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। तो H2SO4 में हाइड्रोजन कितना है? 2 है, इसलिए इसको द्विक्षारकीय कहेंगे, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 83 नंबर, कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ये भी महत्वपूर्ण है। मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल का, पेट्रोलियम का, ऑक्सीजन का, लकड़ी का, क्या ऑप्शन है? आसान क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा 83 का आंसर? तो 83 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा D2O। D2O मतलब भारी जल का प्रयोग किया जाता है, जिसको D2O कहा जाता है, इसका सूत्र होता है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं 184 नंबर, पायस एक कोलाइड होता है। पायस किसका कोलाइड होता है? द्रव में गैस का, द्रव में द्रव का, गैस में द्रव का, ठोस में गैस का, क्या ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा 84 का आंसर? तो 84 का ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा दोस्तों, कि द्रव में द्रव का दोस्तों कोलाइड होता है पायस। अगला देख लेते हैं 85, कि समुद्र में पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? तो समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? तो ये भी आसान क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, बेरिलियम, की ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 85 का आंसर? तो 85 का ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा, मैग्नीशियम, ठीक ना। तो समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? तो मैग्नीशियम धातु निकाली जाती है। 86 देख लेते हैं। 86 नंबर है, कि समुद्र के जल का शोधन करने के लिए सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली भौतिक प्रणाली है। फिल्टरन है, आसवन है, वाष्पीकरण है, आसवन अवसादन है, कि ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा 86 का आंसर दोस्तों? तो 86 का ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा दोस्तों, आसवन है। क्या है? आसवन है। 87 देख लेते हैं, कि प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? बताइए प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? इच्छू शर्करा है, रक्त है, सोडियम क्लोराइड है, यूरिया है, कि ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 87 का आंसर? तो 87 का ऑप्शन नंबर 20 है दोस्तों, कि रक्त है, ठीक ना। तो प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? तो रक्त है। अगला देख लेते हैं 188 नंबर, कि रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है। रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है रक्त में? लौह, रजत, तांबा, स्वर्ण, की ऑप्शन ए। ये तो आसान क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा 88 का आंसर? तो 88 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लौह पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, आयरन रक्त में। स्वरोग्राही कौन सा रुधिर होता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए बी है, ओ है, बी है, ए है, कि ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा 89 का आंसर दोस्तों?
तो 89 का ऑप्शन नंबर 89 है ना, 89 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सर्वग्राही पूछे तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ए बी में दोस्तों ए बी पॉजिटिव याद रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अब ऑप्शन इस तरह देने लगा ए बी पॉजिटिव। और सर्वदाता पूछे तो ओ तो याद रखिएगा, ठीक है, सर्वदाता में ओ याद रखिएगा, लेकिन ओ निगेटिव याद रख लीजिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। अगला देख लेते हैं 190 नंबर कि मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, बताइए मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास 80/120 पारा मिलीमीटर पारा, 90/140 मिलीमीटर पारा, 120/160 मिलीमीटर पारा और 85/150 मिलीमीटर पारा के ऑप्शन है। 90 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, तो 90 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ये 80/120 मिलीमीटर पारा दोस्तों ये मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब होता है, ब्लड प्रेशर, ठीक ना। 91 देख लेते हैं दोस्तों। 91 है कि हाइपर टेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाइपर टेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है दोस्तों हृदय की गति तेज होने के लिए, हृदय की गति धीमी होने के लिए, रक्तचाप घटने के लिए, रक्तचाप बढ़ने के लिए। ये ऑप्शन नहीं। 91 का क्या हो जाएगा आंसर, तो 91 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों कि ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कि रक्तचाप बढ़ने को दोस्तों हाइपर टेंशन कहते हैं, ठीक है, रक्तचाप बढ़ने को ही क्या कहते हैं, हाइपर टेंशन कहते हैं। 92 देख लेते हैं दोस्तों कि मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है, बताइए। तो मानव रुधिर का पीएच मान कितना है, 7.2, 7.8, 7.6, 6.6, 7.4। क्या हो जाएगा आंसर, तो देखिए दोस्तों मानव का जो रुधिर होता है दोस्तों वो सच्चा खून होता है। क्या होता है, सच्चा खून होता है। तो सच्चा से याद रख लीजिएगा 7-4, सच्चा मतलब 7-4, 7.4 होता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 93 नंबर कि पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। तो ये तो कई बार आपने पढ़ लिया होगा। DS मेंटल ने, CN बर्नार्ड ने, D शेट्टी ने, PK सेन ने, क्या ऑप्शन नहीं। 93 का क्या हो जाएगा आंसर, तो 93 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। CN बर्नार्ड ने दोस्तों पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था, ठीक ना। 94 देख लेते हैं। 94 है कि रासायनिक ऑक्सीजन मांग COD परीक्षण का आमतौर पर निम्नलिखित में से किससे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन प्रक्रिया में प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा को, वन परिस्थिति के तंत्र में ऑक्सीजन के स्तर की गणना को, अपशिष्ट जल में मौजूद कार्बनिक घटकों को विघटित करने के लिए ऑक्सीजन को क्या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्या हो जाएगा 94 का आंसर, तो ये तो थोड़ा आसान हार्ड क्वेश्चन है। 94 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों। ये अपशिष्ट जल में मौजूद कार्बनिक घटकों को विघटित करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन इसे ही कहता है दोस्तों COD कहते हैं, ठीक है ना, COD परीक्षण कहते हैं। 95 देख लेते हैं कि दूधजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्तन ग्रंथि में, प्लेसेंटा में, अंडाशय में, पीयूष ग्रंथि में, कि ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों 95 का आंसर, तो 95 का दोस्तों ऑप्शन 95 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ठीक ना। पीयूष ग्रंथि से दोस्तों दूध जनक हार्मोन निकलता है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं 96। निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप अस्थायी रखती है। तो शरीर का ताप अस्थायी रखती है उस ग्रंथि का नाम बताना है। पिनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ऑटो ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्या हो जाएगा 96 का आंसर दोस्तों, तो 96 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि। 97 देख लेते हैं। NIN राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है। हैदराबाद में, मुंबई में, बेंगलुरु में, कोलकाता में, क्या ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 97 का आंसर होता है। 97 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों, हैदराबाद में, ठीक ना। 98 देख लेते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है। देहरादून में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में, ईटानगर में, क्या ऑप्शन नहीं। 98 का क्या हो जाएगा आंसर, 98 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, हैदराबाद में। 99 देख लेते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था, कब हुआ था। अगस्त 1948 में, अक्टूबर 1955 में, 1962 में, 1965 में, क्या ऑप्शन नहीं। क्या आ जाएगा 99 का आंसर, तो 99 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों। अगस्त 1948 में दोस्तों परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। वियना में, सिडनी में, जेनेवा में, वाशिंगटन में, क्या ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 100 का आंसर, तो 100 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा कि वियना में, ठीक ना, वियना में, याद रख लीजिएगा।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइए दोस्तों। एकदम एक सीट पक्का करने के लिए पढ़िए, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।